हेलो। हाय गाइस। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग सब? ओके सो आई बिलीव अभी सब लोग फुल एक्साइटेड है पढ़ने के लिए। आज जो हम लोग को पढ़ना है अपने को इंटरनल कंट्रोल वाला बैलेंस चैप्टर पढ़ना है। और सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक है आज इसको भी हम लोग को पढ़ना है। करेक्ट है एकदम? यस। तो चलिए सब लोग आगे क्या फटाफट बताइएगा मुझे। आप लोग को मेरी आवाज बराबर से आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो सब एकदम बताइए। सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि एकदम अच्छे से क्लियर है कि आपको आवाज, वीडियो, ऑडियो, एवरीथिंग? यस, ओके। सो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर आज तो यार सीए फाइनल का था, आज आप इंटर का लेक्चर आप कैसे ले रहे हो? तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि यार कल इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक था कल शाम को। तो उस वजह से मैं इंटर वाले बच्चों का नहीं ले पाया। तो फाइनल वाले बच्चों आज मैं इंटर वालों का ले रहा हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज अपन इंटर वालों के साथ पढ़ेंगे और कल जो है फाइनल वालों के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? सो जो फाइनल वाले बच्चे हैं जो एक्साइटेड थे, रुके थे कि आज 11th को लेक्चर्स होंगे, बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोग उसको कल पढ़ेंगे, है ना बेटा? ऐसे नाराज नहीं होने का, स्माइल कर एकदम अच्छे से। यस, ठीक है ना? कल अपन बाकी के चैप्टर्स को हम लोग जो मॉड्यूल 2 अपना जो बाकी है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे, राइट? और आज जो है इंटर वाले बच्चों, हम लोग जो अपना इंटरनल कंट्रोल वाला जो चैप्टर है वो अपना जो पेंडिंग था उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और अगर फिर अपने पास समय अच्छा खासा बचता है तो हम लोग फिर उसके बाद सैम्पलिंग वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। करेक्ट है एकदम? यस। सो बताइए सब लोग, फटाफट कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। आपके इंटर वाले दोस्तों को बता दो कि सर आ गए हैं क्लास के अंदर, तो फटाफट हम लोग फिर रिवीजन शुरू करते हैं। आई वेट फॉर अ मिनट सो दैट ऑल ऑफ अ फ्रेंड्स, बराबर के नहीं, ऑल ऑफ अ फ्रेंड्स विल गेट कनेक्टेड विद अस, है ना? तो इंटर वाले बच्चों फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाओ। और फाइनल वाले बच्चों आप खाना वाना खा लो मस्त, और अपना सेल्फ स्टडी या कुछ दूसरा टॉपिक को आप लोग रिवाइज करो जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। चलिए। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट आ जाओ आप लोग सब। I'll wait for another 30 seconds and then we'll start without wasting our time. करेक्ट है ना एकदम? चलो, चलिए। सो shall we start guys? चलिए गाइस, shall we start? यस, ओके। चलो। सो एकदम मस्त आराम से अभी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इंटरनल कंट्रोल वाले टॉपिक को। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जिसके अंदर हम लोग ने बात कर ली थी अबाउट, चलिए अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूं सो दैट जो भी अपने को डिस्टर्ब करने की इंटेंशन रखते हैं वो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, ठीक है ना? चलिए। सो अब मैं पढ़ा रहा हूं एकदम मस्त। सो ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो उसके अंदर पहले रिस्क असेसमेंट की अपनी बात हो चुकी थी। और रिस्क असेसमेंट में हम लोग ने देखा, सुना, समझा कि भाई देर आर ऑडिट रिस्क, मतलब क्या होता है कि द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। उसके अंदर तीन तरीके की रिस्क होती है अपनी: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। जो रिस्क हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के पहले देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। जो रिस्क कंट्रोल्स लगाने के बाद बट कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं, कंट्रोल्स फेल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल रिस्क। द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और जब ऑडिटर फेल हो जाता है उस रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। करेक्ट है ना? सो ऑडिटर ने तीनों रिस्क को कंबाइन इफेक्ट करके उसने ओवरऑल ऑडिट रिस्क को उसने कम करना है। करेक्ट है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट होने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट अबाउट वी टॉक अबाउट इज द इंटरनल कंट्रोल। सो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस डिजाइन, implemented एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। वो कौन से है? Compliance with applicable laws and regulation, assets are safeguarded, reliability of financial reporting and effectiveness and efficiency of operations. करेक्ट एकदम? यस। इसके बाद हम लोग ने देखा था कि इंटरनल कंट्रोल्स दो तरीके के होते हैं, एक है जनरल कंट्रोल्स होते हैं और एक है फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं। बट एज एन ऑडिटर वी आर कंसर्न ओनली विद द फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड देयरफॉर दोस कंट्रोल्स आर कॉल्ड एज कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। बट कुछ जनरल कंट्रोल्स होते हैं which has an impact on the financial controls and therefore they also become relevant to audit.
करेक्ट है ना। तो जब हम लोग फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करते हैं तो हम लोग को इन फाइनेंशियल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग उन फाइनेंशियल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो उसमें हम लोग को सबसे पहले जनरल कंट्रोल्स क्या है उनके बारे में हम लोग को जानना है। सो वी टॉक अबाउट इज द नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, नेचर एंड जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट हम लोग पॉइंट बोलते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमने कहा था कि अगेन सेम कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, एसेट्स आर सेफगार्डेड, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। फिर उसके बाद हमने कहा था कि उसके अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इट विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विद द रीजनेबल अश्योरेंस, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। फिर उसके बाद कल्यूशन अमंग एम्प्लॉइज, इट इज नॉट इफेक्टिव इन द स्मॉलर एंटिटीज। ऐसे हमने पॉइंट्स देखे थे विच आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर उसके बाद उसमें से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल नेचर, जनरल कंट्रोल्स के अंदर में से अपने को ढूंढ के निकालना है द कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। जनरल कंट्रोल्स के अंदर से हम लोग को ढूंढ के निकालना है द कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जिसमें मटेरियलिटी है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऐसे कुछ बातें आती है। उसके बेसिस पे हम लोग ढूंढ के निकालते हैं कि कौन सा कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट है। करेक्ट है ना। फिर उसके बाद कहते हैं हम लोग जो कंट्रोल्स कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के ऊपर है वो कंट्रोल्स भी अपने लिए रिलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट उसके अंदर क्या आता है कि कंट्रोल्स क्या कहते हैं, कंट्रोल पे का कंट्रोल फॉर वो किसके लिए देखते हैं, कंट्रोल पे का कंट्रोल, बराबर कि नहीं, तो वो भी अपने लिए कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट अपन कहते हैं सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स के ऊपर दो टाइप के कंट्रोल लगते हैं, एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और दूसरा ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशंस वाले कंट्रोल जो है बेटा वो रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं होते हैं, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले हैं वो अपने लिए ऑब्वियसली रिलेवेंट टू ऑडिट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि जो एरियाज अपने ऑडिट में कवर नहीं होते हैं उन एरियाज के ऊपर के जो कंट्रोल्स है वो भी अपने लिए रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है। और कोई अगर कंट्रोल्स के ऊपर अपने को स्टैट्यूट में रिपोर्टिंग करना है तो वो कंट्रोल्स भी अपने लिए रिलेवेंट हो जाते हैं। ये सब अपने को कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट मिलने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वी देन टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। सो हाउ डू वी टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट। तो सबसे पहले हम लोग उन कंट्रोल्स का देखते हैं क्या डिजाइन बराबर कि नहीं, कि वो उनका डिजाइन बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर डिजाइन ही खराब है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैटर करता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कि कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं ना और वो बराबर से चल भी रहे ना, तो हम लोग को देखना है उसका इम्प्लीमेंटेशन। एंड फिर हम लोग करते हैं उसके अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बाय डूइंग व्हाट, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, बराबर के नहीं। तो ये सारी बातें आती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट में। बट जब हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स, इसमें हम लोग ने ये 3 पॉइंट्स देख लिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आगे जाके देखना है कि कंट्रोल्स के कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स है। सो हम बात करते हैं अबाउट व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो उसके अंदर हम लोग बात करते हैं पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सेकंड वी टॉक अबाउट इज द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट सिस्टम, देन वी टॉक अबाउट इज द कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर उस कंट्रोल एक्टिविटीज पे हम लोग को करना है मॉनिटरिंग, एंड फिर लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि इन सब पे जो अफेक्ट करता है वो कौन है, कंट्रोल एनवायरमेंट। अब कंट्रोल एनवायरमेंट जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल एनवायरमेंट मैंने आपसे कहा था कि कंट्रोल एनवायरमेंट वो चीज होती है विच ईदर एनहांसेस और मिटिगेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वो क्या करता है, इट ईदर एनहांसेस और मिटिगेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो समझो सिर्फ कंट्रोल्स का अच्छा होना या नहीं होना वो मैटर नहीं करता है, बट कंट्रोल्स किस वजह से इन्फ्लुएंस होता है, वो चीजें जो कंट्रोल्स को इन्फ्लुएंस करती है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते हैं। अब अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को स्टडी करना है तो मुझे उस इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं मुझे वो भी तो देखना पड़ेगा। सो कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसके अंदर, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट व्हाट, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरीके से आपके वैल्यूज आप क्या करते हो, आप लोगों तक पहुंचाते हो, वो बहुत मैटर करता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, जो स्टाफ हमने लगाया गया है ऑफिस के अंदर वो भी वो जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए वो कमिटेड होना बहुत जरूरी है। थर्ड हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब होता है द फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, बराबर के नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क कैसा है जिसके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन प्लान, इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट, कैरी आउट होते हैं। देन वी टॉक अबाउट इज द पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वो एकदम टॉप लेवल पे होते हैं वो, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट कितना है, उनका इंडिपेंडेंस कितना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका स्टेचर क्या है, रुतबा क्या है, पोजीशन क्या है, वो हम लोग देखते हैं।
फिर उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस के बाद हम लोग देखते हैं वी टॉक अबाउट इज द मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, उनका रिस्क लेने का एटीट्यूड कैसा है, ये सब बातें उसके अंदर आती है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की आप एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रेनिंग देते हो, उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, उनका बोनस वगैरह कैसे देते हो उनको, तो ये सारी बातें आती है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के अंदर। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। ये अपना हो गया है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, तो ये रिपीट हो गया, अपन ने ये रिपीट लिख दिया इसको, करेक्ट है ना। सो ये सारी बातें हैं मेरा बच्चा, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे चीजें आती है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हाट द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम में आपको कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछा गया है या आपको एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट पूछा है। क्वेश्चन में साउंड सेम बट इट इज ऑल टुगेदर व्हाट डिफरेंट, करेक्ट है ना एकदम। सो ये बात हो गई अपनी। चलिए, तो अब यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग बात करते हैं अबाउट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे रिस्क असेसमेंट की जो बात होती है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी रिवीजन में रिवीजन खत्म हो गया भाई, मतलब रिवीजन के अंदर रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि वो 2-3 दिन का अपने का ब्रेक लग गया ना अपने को, तो उस वजह से ये रिदम में आने के लिए ये 10-15 मिनट आदत से मजबूर मैं आपको रिदम में लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा छुपके से, यहाँ पे लिखा गया है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट सिस्टम। आपको ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंडिंग जब अपन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखना है क्या लिखा हुआ है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट सिस्टम, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट सिस्टम। तो हम लोग को फोकस कहाँ करना है कि एंटिटी किस हिसाब से रिस्क असेसमेंट करता है, हम लोग को कहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग को फोकस करना है कि एंटिटी किस हिसाब से रिस्क असेसमेंट करता है। तो एंटिटी किस हिसाब से रिस्क असेसमेंट करता है, तो सबसे पहले एंटिटी क्या करता है, एंटिटी सबसे पहले अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना है, क्योंकि देखो हम लोग को कंट्रोल्स को स्टडी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना है। जैसे यहाँ पे ये अपना, एकदम ध्यान से सुनना, ये जो आउटर सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आउटर सर्कल है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेटस से इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद ये जो इनर सर्कल है, बराबर, ये जो इनर सर्कल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इसके अंदर और एक सर्कल डालते हैं अपन, यहां पे और एक सर्कल डालते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पे ये जो एकदम से अंदर का जो सर्कल है, बराबर कि नहीं, इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन नाम देंगे, वी कॉल दिस एज व्हाट, द इनहेरेंट रिस्क। पढ़ाया था ना आपको, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग देंगे इनहेरेंट रिस्क। ये जो है ब्लू वाला जो सर्कल है, बराबर, इसको हम लोग नाम देंगे इनहेरेंट रिस्क। ओके ओके। अब ये जो इनहेरेंट रिस्क है, बराबर, इस इनहेरेंट रिस्क को रोकने के लिए, बराबर, इस रिस्क को रोकने के लिए, इस रिस्क को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इस रिस्क को रोकने के लिए, अच्छा नहीं दिख रहा यार, ये जो ब्लू सर्कल में है, इस रिस्क को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रिस्क को रोकने के लिए हम लोग लगाते हैं इस रिस्क के ऊपर क्या, हम लोग इस रिस्क के ऊपर लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो, यस। अब अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो किससे रिलेटेड है, अपने को इनहेरेंट रिस्क नहीं देखना है, अपने को क्या देखना है, इस इनहेरेंट रिस्क को रोकने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बराबर के नहीं, यस यस। तो बट ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है, इन इंटरनल कंट्रोल्स को इन्फ्लुएंस कौन करता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। इन इंटरनल कंट्रोल्स को इन्फ्लुएंस कौन करता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो मैंने कंट्रोल एनवायरनमेंट का भी अंडरस्टैंडिंग ले लिया, करेक्ट है ना। बट अब मुझे देखना है इंटरनल कंट्रोल्स को, बट ये इंटरनल कंट्रोल्स आते किस बेसिस पे है, आते हैं रिस्क के बेसिस पे, क्योंकि जैसी रिस्क होगी वैसे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, बॉडी के अंदर गया ना आपके, जैसी रिस्क होंगी वैसे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे ना बॉस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि भैया एंटिटी क्या देख रहे हैं, अभी अपन पॉइंट क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि जो अपनी एंटिटी है, एंटिटी, सो ये एंटिटी कैसे इस रिस्क को असेस करती है, एंटिटी रिस्क असेसमेंट कैसे करती है, अपना जो टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है। अपने को कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मुझे क्या देखना है कि एंटिटी उस रिस्क को कैसे असेस करती है, हाउ डज द एंटिटी फाइंड आउट दैट रिस्क। आई बात समझ में। तो ये अपना पॉइंट हो गया यहाँ पे, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि एंटिटी उस रिस्क को कैसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है। हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं यहाँ पे
कि एंटिटी उस रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, एंटिटी उस रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है, वो कैसे ढूंढ के निकालते हैं उसको, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट सिर्फ आइडेंटिफाई करने का नहीं, क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट है क्या, बराबर, वो अपने को एस्टिमेट करना है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो ओपिनियन देते हैं वो ओपिनियन कैसा देते हैं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी बॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, करेक्ट है ना एकदम। सो हम लोग को क्या देखना है कि वो जो रिस्क हम लोग देख रहे हैं वहां पे, वो रिस्क कैसी होनी चाहिए, वो रिस्क सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। फिर वो रिस्क सिग्निफिकेंट होने के बाद अपने को नेक्स्ट देखना है इट्स लाइकलीनेस, कि वो जो रिस्क है ये एक बार आती है या ये बार बार आ सकती है, बराबर। अपने को क्या देखना है, द लाइकलीनेस ऑफ दैट रिस्क, करेक्ट है ना। लाइकलीनेस देखने के बाद अपन ने फिर एंटिटी ने क्या लगाया, कुछ एक्शंस लगाए। एक्शंस मतलब क्या, यही फिर अपन ने एक्शंस मतलब क्या कहते हैं, एंटिटी ने उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाए। आई बात समझ में। दिस इज हाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसा है कि पहले अपने को देखना है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपने को देखना है कि वो जो आइडेंटिफाइड रिस्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, फिर उस रिस्क की क्या चांसेस है कि वो कितनी बार आ सकती है, एंड लास्ट में फिर हम लोग क्या कहते हैं कि उसको रोकने के लिए हमने क्या एक्शंस लिए टू मिनिमाइज द रिस्क। आई बात समझ में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओके आपने लगाए कंट्रोल एक्टिविटीज। तो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है भाई, हम लोग क्या कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है। सो भैया कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब कुछ नहीं है, इट इज व्हाट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज कुछ नहीं है, बस क्या है, इट इज व्हाट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं गलतियों को रोकने के लिए, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट इज दी क्या, कंट्रोल एक्टिविटीज। तो यहां पे आपको दिखेगा कंट्रोल एक्टिविटीज, देखिए। तो कंट्रोल एक्टिविटीज, अब मैं सिंपल रीडिंग करता हूं। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू ऑडिट। ऑब्वियसली वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो कैसे होने चाहिए, रिलेवेंट टू ऑडिट होने चाहिए। सही बात है ना, एकदम एकदम सिंपल है, करेक्ट। Control objectives whether within the IT or manual system have various objectives and are applied at various organizational and functional levels। तो आप अलग अलग जगहों पे भी कंट्रोल्स लगा सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हो, या फंक्शनल लेवल पे मतलब एक एक इंडिविजुअल ऑपरेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल पे भी कंट्रोल्स लग सकते हैं, या एक एक फंक्शन पे भी आप कंट्रोल लगा सकते हो। तो हमारे लिए कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट कौन से होते हैं, तो इसका ये यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दिया गया है। जहां पे रिस्क ज्यादा है, बराबर है कि नहीं, वहां पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, बराबर कि नहीं, और जो जजमेंट ऑफ ऑडिटर में है, तो अपने को वो चीजें देखनी है। और फिर यहाँ पे आपको आगे उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं कि which controls are relevant to audit। तो कंट्रोल एक्टिविटीज आर नथिंग बट व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और अपने को फोकस क्या करना है ऐसे कंट्रोल्स पे जो रेलेवेंट टू ऑडिट है। और रेलेवेंट टू ऑडिट कब बन जाएंगे, तो अपने को मालूम है कि जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, करेक्ट है ना, वो अपने लिए क्या बन जाएंगे, रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाएंगे, करेक्ट है। अब इसके बाद इन कंट्रोल्स के ऊपर, अब यहाँ पे ये बात हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है ना। अब एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। अब अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। किधर गया ये, यस, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट भी हो गया अपना। फिर अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, अब ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ना, एकदम आराम से, ये ट्रिकी है। अब अपन कहाँ है, सो अपन बात कर रहे हैं इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है ना। अपन किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो वी आर टॉकिंग इन रिलेशन टू दिस पॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है। सो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, पहले नाम ध्यान से पढ़ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। मतलब हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को नहीं देख रहे, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कुछ बिजनेस प्रोसेसेस भी होते हैं विच आर वॉट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो एक बात तो तय है, हम लोग कोई भी बात करें, बराबर कि नहीं, कोई भी बातचीत करें हम लोग, वो किससे रिलेवेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि हम लोग उन्हीं उन्हीं कंट्रोल्स के ऊपर देख रहे हैं ना भाई। सो अब इंफॉर्मेशन सिस्टम, बराबर के नहीं, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस विच इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा, आपने ईआईएस में पढ़ा होगा, स्वप्निल सर से आपने पढ़ा होगा ईआईएस में। तो उसमें आपने क्या देखा था, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, हार्डवेयर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सॉफ्टवेयर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, पीपल, बराबर कि नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, प्रोसेस, एंड इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो इट इंक्लूड्स व्हाट, डेटा। सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस, डेटा कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर उसके बाद आपने ईआईएस में बिजनेस प्रोसेसेस भी आपने पढ़े होंगे, अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। जैसे बिलिंग करना एक बिजनेस प्रोसेस होता है,
बराबर कि नहीं? आपने देखा होगा बिलिंग करना एक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन एडमिशंस लेना एक प्रोसेस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, एज एन ऑडिटर हम लोग को जब अंडरस्टैंडिंग लेना है इंटरनल कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट, बराबर, उसके अंदर का एक कंपोनेंट है। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेना है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। बट सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना है, हमें उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो बिजनेस प्रोसेसेस आते हैं जो रेलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन का, ओवरऑल उसका हम लोग को अंडरस्टैंडिंग लेना है। हेडिंग आपको समझ में आया क्या? सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग द बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं उन्हीं चीजों पे। कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन से बिजनेस प्रोसेसेस जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन से रेलेवेंट है, वो करेक्ट है। तो उसमें जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जब उसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो हम लोग को क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है? एकदम सिंपल बात है। पहले तो वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, बराबर, वो कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को केटर करते हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है, वो कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को केटर करते हैं इन दी एंटिटीज ऑपरेशंस दैट सिग्निफिकेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि जो ऑनलाइन साइट्स हम लोग देखते हैं, मिंत्रा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो इनका जो पूरा बिजनेस है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम पे चलता है, बिजनेस प्रोसेसेस उसके अंदर आती है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, सेल्स का जो ट्रांजैक्शन है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किसका, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अमेजोन का, हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल अमेजोन का। उनका जो सेल होता है, मतलब जैसे आप परचेसेस करते हो तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सेल हो गया ना। तो उनका सेल पूरा पूरा कौन बुक करता है भाई? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बुक कर लेता है। तो हमें एज एन ऑडिटर देखना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लगी हुई है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम उन कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करता है, कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड करता है। करेक्ट है एकदम, यस। उसके बाद वो जो रिकॉर्ड करता है तो हम लोग को देखना है कि वो किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, प्रोसीजर क्या फॉलो करता है। सेल से रिलेटेड है वो, अगर सेल से रिलेटेड है तो वो किस तरीके से वो रिकॉर्ड करते हैं, कि किस तरीके से वो उसे इनिशिएट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, करेक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू जनरल एंट्री। अपने को पूरा पूरा उसका क्या देखना है, उसका प्रोसीजर अपने को समझना है। आई बात समझ में आपको? तो पहले वो कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन से डील करते हैं, उस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन से डील करते हैं तो किस तरीके से उसे रिकॉर्ड करते हैं, और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स कौन से हैं अपने पास, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक अकाउंट्स, वो कहां पे जाता है, तो वो भी अपने को समझना है कि बाबा ओके ये इस तरीके से रिकॉर्ड होता है, बट ये रिकॉर्ड होता है तो इससे रिलेटेड आपके पास क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्या रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है, बराबर, वो स्पेसिफिकली कौन से अकाउंट में जाता है, किस तरीके से होता है, तो आप उसके बारे में आप जानकारी लोगे। आई बात समझ में आपको? राइट। फिर उसके बाद अपने को देखना है कि किस तरीके से वो उन इवेंट्स और कंडीशंस को कैप्चर करता है, वो सेल वो कैसे रिकॉर्ड करता है। कैप्चर मतलब कैसे समझता होगा कि अमेजोन में सेल अभी वो हो गया है, सेल वो रिकॉर्ड हो गया है, किस तरीके से अपने को पता चलेगा। तो अपने को अंडरस्टैंडिंग और डिटेल में जाके लेना है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे कैप्चर करता है, कैसे वो सही तरीके से रिकॉर्ड करता है, तो हाउ इट कैप्चर्स द इवेंट्स और द कंडीशंस, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की, अब वो सेल हुआ है तो वो सेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे जाके रिफ्लेक्ट होगा, और फिर इन पूरे के ऊपर क्या आपने कंट्रोल्स लगाए हैं, ये अपने को बात जाननी है। आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल है। क्या कहते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में? तो हम लोग को इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग को क्या देखना है कि पहले ये कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से डील करता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या प्रोसीजर्स है। फिर उसके बाद आपके पास कौन सी सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स है, इंफॉर्मेशन है, बराबर, कौन से स्पेसिफिक अकाउंट्स में वो जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे उस इवेंट या कंडीशन को कैप्चर करता है। फिर उसके बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होने का प्रोसेस क्या है, और इन पूरा जो एक्टिविटी आपका हो रहा है इससे रिलेटेड आपके कौन से कंट्रोल्स हैं, तो वो अपने को पूरे कंट्रोल सराउंडिंग दी जर्नल एंट्रीज वो अपने को देखना है। तो हम लोग पूरा पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अबाउट व्हाट द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने किसका अंडरस्टैंडिंग लिया? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को ये केटर करता है, बराबर। ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें देखना है कि इसका प्रोसीजर कैसा है रिकॉर्ड करने का, बराबर। प्रोसीजर के बाद हम लोग को देखना है कि इसके रिकॉर्ड्स कौन से अवेलेबल है। फिर हमें देखना है कि इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा है, हमें क्या देखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, नहीं ये नहीं देखना अपने को। फिर अपने को देखना है कि ये किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। फिर अपने को देखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस देखना है, और फिर इस पूरे के ऊपर जो आपके कंट्रोल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर अपने को कंट्रोल्स देखनी है। तो भाई दिस इज व्हाट वी डू दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स,
बराबर कि नहीं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रेलेवेंट बिजनेस प्रोसेसेस। सही जा रहे हैं अपन एकदम, यस एकदम एकदम जोरदार। तो ये बात हो गई अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, परफेक्ट एकदम, ये कंट्रोल एक्टिविटीज। अब आखिरी पॉइंट जो क्या आता है, आखिरी पॉइंट जो आता है वो क्या है भाई, तो आखिरी पॉइंट जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स है। आखिरी पॉइंट क्या कहता है, मॉनिटरिंग। मैं आपको पूरा थीम समझा रहा हूं बराबर, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और फिर एक बार जो अपन ने रेगुलर क्लासेस में भी जो डिस्कस कर लिया है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, या आपके जो किसी और से पढ़े होंगे तो उसमें भी आपने जो रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया होगा वो बातें आपको याद आ जाएगी। करेक्ट है, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, इट विल नॉट बिकम अ बिग डील फॉर यू देन। अब क्या करते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो अभी जैसे आपको दिख रहा है ये बंदा जो है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है कंट्रोल्स के ऊपर। अब पूरे कंट्रोल्स लग गए, मतलब अब तुम समझो आपने किसका अंडरस्टैंडिंग ले लिया, आपने कंट्रोल एक्टिविटीज का ले लिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम ले लिया, ये रिस्क को किस तरीके से असेस करना है, फिर कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज लगे गए हैं, फिर ये कंट्रोल एक्टिविटीज देखे अपन ने। अब इसके बाद ये कंट्रोल एक्टिविटीज साथ ही साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज है, तो ये सारी बातें अपन ने देख ली। बट अब अपने को डेफिनेशन याद होगा आपको इंटरनल कंट्रोल का, आपको डेफिनेशन याद होगा इंटरनल कंट्रोल का, तो वो क्या कहता है, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। तो अपने को उन इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन भी करना है। मेंटेन करना है इसका मतलब अपने को क्या करना है, जैसे ये आदमी क्या कर रहा है, जो उन्होंने कंट्रोल्स लगाए हैं कि वो कंट्रोल्स बराबर से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कंटिन्यूस बेसिस पे वो उस पर क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में हम लोग क्या कहते हैं, इट इज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, कि वो कंट्रोल सही में अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, बराबर कि नहीं। दिस इज टू बी डन ऑन टाइमली बेसिस, एंड अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसको अपन ने क्या करना चाहिए, रेमेडियल एक्शंस अपन ने तुरंत ले लेने चाहिए। दिस कैन बी डन बाय व्हाट, ऑनगोइंग एक्टिविटीज को देख लो या सेपरेट इवैल्यूएशन कर लो। जैसे अभी ये कैसे काम होते जा रहा है, काम होते जा रहा है, तो वो ऑनगोइंग मतलब जैसा काम हो रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, वो उसको इवैल्यूएट करते जा रहा है। करेक्ट है ना एकदम। या तो सेपरेट इवैल्यूएशन मतलब बाद में आके वो चेक करेगा कि जैसा कंट्रोल लगाया गया था वैसा एक्चुअल में कंट्रोल चलता है या नहीं। आई बात समझ में। और मैनेजमेंट क्या कर सकता है, वो एक्सटर्नल पार्टी से फीडबैक ले सकता है, ये कर सकता है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, पूरे पूरे कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर सकता है, बराबर। दैट इज एक्सटर्नल पार्टी से भी बात करेगा वो। सो मॉनिटरिंग हम लोग कैसे करते हैं मेरा बच्चा, बताओ। अब मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो मॉनिटरिंग में हम लोग को क्या देखना है, वी हैव टू असेस द इफेक्टिवनेस। असेस व्हाट, इफेक्टिवनेस। असेस क्या करना है अपने को, इफेक्टिवनेस। इससे क्या होगा, ये इफेक्टिवनेस अपने को असेस करना है। कैसे करना है अपने को, ऑन टाइमली बेसिस, और टाइमली बेसिस पे करना है अपने को। और ये टाइमली बेसिस पे करने के बाद आपने क्या सजेस्ट करना है इसको, रेमेडियल एक्शंस आपने सजेस्ट करना है। आपने क्या सजेस्ट करना है, रेमेडियल एक्शंस आपने सजेस्ट करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आपने टाइमली बेसिस पे असेस करना है। तो आप ये असेस कैसे करोगे, तो असेस आप कर सकते हो एक तो बाय वे ऑफ ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, बराबर के नहीं, जैसे काम हो रहा है वैसे उसको चेक करिए। या तो आप क्या कर सकते हो, आप सेपरेट इवैल्यूएशन आप कर सकते हो, बराबर के नहीं। एक्सटर्नल पार्टी से पूछ लीजिएगा, फीडबैक्स ले लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने कंट्रोल्स लगाए गए थे वो वैसे एक्चुअली काम कर रहे हैं या नहीं। आई बात समझ में, ओके। सो ये अपना पार्ट खत्म हो गया, मजाक मजाक में इतना अपन ने पढ़ लिया कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये अपनी बात खत्म हो गई। सो यहां तक अभी आपको मैं याद दिला दूं, अभी तक अपन जो बात कर रहे थे थ्रू आउट, अभी तक जो अपन ने बात करी वो सिर्फ और सिर्फ अपन ने चर्चा करी, इट इज अबाउट व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। वी स्पोक अबाउट व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे आपको, एक कॉन्सेप्ट आएगा आपको यहाँ पे, एसे नंबर 610। वो क्या कहता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। करेक्ट है ना, क्या हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपने ये वाला जो लेक्चर है एसे नंबर 610 का, आपने ये यूट्यूब पे देखना है, क्योंकि इसको समझाने बैठूंगा तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, बराबर के नहीं। सो यहाँ पे आपने एसे नंबर 610 ये आपने यूट्यूब पे देखना है। मैं वापस से आपको बता दूं, अपने सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है, डिटेल्ड लेक्चर्स आपके अवेलेबल है, बहुत टाइम पहले ही डाल चुका हूं मैं। रिवाइज होने के बाद कोई स्टैंडर्ड अगर रिवाइज होता है तो वो रिवाइज भी प्लेलिस्ट के एंड में ऐड हो जाता है। जैसे ऐसे 210 रिवाइज हुआ था, 299 रिवाइज हुआ था, तो वो जो रिवाइज होते जाते हैं वो अपन डालते रहते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो फ्रीली अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है आपको। सो ऐसे 610 यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर आपने वो देखना है यूट्यूब पे, करेक्ट है ना, जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन वहां पे है तो। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट द कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड व्हेन इंटरनल ऑडिटर इज प्रेजेंट। तो यहां पे आपको रेफर करना है पूरा का पूरा एसे नंबर 610।
परफेक्ट है एकदम, राइट। ओके, तो ये 610 की बात हो गई। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ये बात सिंपल है। अब अपन ने ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंडिंग, अपन ने इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग ले लिया। अब एकदम आराम से ध्यान से सुनना। अब अपने को अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट अभी अपन बात करते हैं। अब मुझे अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब मुझे उन कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की। अब किसकी बात करना है अपने को, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अगला हेडिंग जो होगा, चैप्टर का स्ट्रक्चर समझिएगा, देखिएगा, दिस इज द ए पॉइंट अपना अंडरस्टैंडिंग, बराबर। अब यहां पे जो अंडरस्टैंडिंग लिए है उन कंट्रोल्स को आपने क्या करना है, अब आपने इवैल्यूएट करना है। भाई बात समझ, कॉन्सेप्ट समझ। जब आप अंडरस्टैंडिंग लोगे कंट्रोल्स का, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर सकते हो। कभी ऐसा मत करना कि पहले इवैल्यूएशन वाला लिख लो फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कर लूं, जमेगा ही नहीं ना भाई, बराबर कि नहीं, मजा ही नहीं आएगा उसमें। तो अब हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएशन, बराबर कि नहीं। तो इवैल्यूएशन में क्या करना है अपने को, दी ऑडिटर नीड्स अ रीजनेबल अश्योरेंस। अब क्या कहता है, ऑडिटर को क्या चाहिए, रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। क्या चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए वो बराबर से रिकॉर्ड हुई है या नहीं है। मतलब एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस, ऑडिटर को क्या चाहिए, रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। रीजनेबल अश्योरेंस क्या चाहिए कि दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अपने, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी व्हाट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी व्हाट, दे शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ये कैसे होने चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने चाहिए। सही बात है ना एकदम, यस सर। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, अपने को ऐसा अश्योरेंस चाहिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है ना, जो चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और जो चीजें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी वो उसके अंदर नहीं है ना। मतलब सारी बातें सही होनी चाहिए, कुछ बातें झूठी नहीं होनी चाहिए, कुछ बातें छूटी नहीं होनी चाहिए। वाह क्या बोला है, कुछ बातें झूठी नहीं होनी चाहिए, कुछ बातें छूटी नहीं होनी चाहिए। सही बात है ना। तो ऐसा अपने को अश्योरेंस चाहिए। अब मुझे एक बात बता मेरा बच्चा, ये जो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वाला जो अपना ऑब्जेक्टिव है, जो ऑडिटर को एक डिजायर है कि उसे चाहिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करके कौन देगा, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करके देगा कौन, इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी है ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। भाई इसीलिए तो इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं ना हम लोग, करेक्ट है ना एकदम। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करते हैं, इसीलिए हम लोग उन इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उन इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। आई बात समझ में आपको, यस। तो फिर यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या फायदा होगा अगर मैं इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करूंगा तो भैया सिंपल सी बात है, एकदम पॉइंट्स आप देख लेना। मुझे एरर्स एंड फ्रॉड्स जो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एकदम स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर लेता हूं एकदम अच्छे से। तो यहां पे क्या कहता है, अब अगर मैं इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करूंगा, अगर मैं इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करूंगा तो इसका फायदा क्या होगा। तो भाई फायदा नंबर वन एकदम सिंपल है, तो मुझे पता चलेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं, बराबर, उस इंटरनल कंट्रोल्स क्या वो इतने अच्छे हैं, क्या वो इतने बेहतरीन है क्या, कि वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को लोकेट कर पा रहे हैं या नहीं, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि क्या एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है क्या नहीं। अब देखो जैसे तो पहले क्या है, वो लाइकली लोकेट हो सकते हैं कि नहीं वो देखना है। सेकंड अपने को क्या देखना है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेट है क्या नहीं है। एडिक्वेट मतलब अब तुम समझो इंटरनल कंट्रोल है, बट अगर जहां आपको 10 कंट्रोल्स की जरूरत है और आप एक ही कंट्रोल लगा रहे हो तो फिर मतलब नहीं है ना कि ये बस कह के कि हाँ भाई हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स है। तो अपने को सेकंड पॉइंट क्या करना है कि अपने को देखना है कि वो इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है। और सिर्फ एडिक्वेट होने से मतलब नहीं बनता है, वो कंट्रोल चलने भी चाहिए और वो थ्रू आउट द पीरियड वो चलने चाहिए, वो यूज भी होने चाहिए और वो चलने भी चाहिए, मतलब कंट्रोल्स का यूसेज भी होना चाहिए। सर हम लोग कंट्रोल्स को यूज करते हैं बट कंट्रोल्स कभी काम ही नहीं करते, ऐसा थोड़ी चलेगा फिर। तो अपने को क्या देखना है पहले, क्या एरर्स एंड फ्रॉड्स इतने अच्छे हैं क्या कि वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को ढूंढ सकते हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल सफिशिएंट है क्या, एडिक्वेट मतलब क्या कहेंगे, सफिशिएंट है क्या, और मैनेजमेंट उसको यूज कर रहा है ना और ऑपरेट भी वो इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है या नहीं आपके पास, वो भी तो देखना है, क्योंकि कल मैंने आपको आपको याद होगा तो नहीं नहीं आपको नहीं बताया था, क्या कह रहा हूं मैं, वेदर इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज देयर। एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनल ऑडिट, जो क्या है इंटरनल ऑडिट, ये वो ऑडिट होता है जो इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे उसको हम लोग देखते हैं। तो भाई समझो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल्स बराबर से काम करते हैं नहीं करते वो देखता है, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए आपको मालूम होगा इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
तो इसके लिए हम लोग को देखना है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर कोई है विच हैज अ बेयरिंग ऑन द वर्क, तो वो भी अपने को देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया था, जनरल कंट्रोल्स दे आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। क्या बोला था अपन ने? जनरल कंट्रोल्स दे आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, जनरल कंट्रोल्स दे आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। बट वो जनरल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं अगर क्या हो जाता है, अगर उनका इंपैक्ट अपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे आता है तो। करेक्ट है एकदम, यस। उसके बाद जैसे अपन इधर एग्जांपल देखते हैं, वर्कर रिक्रूटमेंट का कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट है क्या? नहीं भाई, तुम कोई भी लोगों को भर्ती करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर चांसेस है कि डमी नेम आ जाए, डमी वर्कर आ जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो अपनी सैलरी एक्स्ट्रा जाएगी, अपने फाइनेंस के अपने लॉसेस हो सकते हैं। तो फिर अपने को आप किस तरीके से वर्कर रिक्रूटमेंट करते हो वो अपने लिए रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाता है। फिर वो कंट्रोल्स इतने अच्छे हैं ना कि वो एसेट्स को रोक सके, वो एडिक्वेटली मैनेजमेंट उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, बराबर, क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट, तो उन्होंने उनका काम बराबर से निभाना चाहिए। रिपोर्ट्स कैसे आपको रिलायबल मिल रहे हैं, आप कितने डिटेल में एग्जामिनेशन कर रहे हो, कौन सी ऑडिट टेक्निक एंड ऑडिट प्रोसीजर अपन डिसाइड करें, ये भी तो अपने को फायदा होगा ना। इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अपन ने कम चेक करना है या ज्यादा चेक करना है, ये भी तो अपने को पता चलेगा। सो डिसाइडिंग विच ऑडिट टेक्निक्स टू बी फॉलोड, एंड फिर अपने को पता चलेगा कौन से एरियाज में कंट्रोल वीक है, कौन से एरियाज में कंट्रोल एक्सेसिव है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें सजेशंस भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करते हैं, तो इसके थ्रू अपने को ये बेनिफिट्स अपने को मिल सकते हैं। आई बात समझ में आपको? तो एकदम जनरल पॉइंट है ये, परफेक्ट है एकदम, राइट। और अपने को मालूम है अपना इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही अपन क्या करेंगे, अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। अब इवैल्यूएशन करना है इंटरनल कंट्रोल्स को, बराबर के नहीं, अगर इवैल्यूएशन करना है, सो रीजनेबल एश्योरेंस इंटरनल कंट्रोल्स, यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स हेल्प्स ऑडिटर, यहां पे लिखता हूं इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स ऑडिटर टू प्रोवाइड सच assurance, बराबर है कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स ऑडिटर टू प्रोवाइड सच assurance एंड देयरफॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इज नेसेसरी। एंड फिर उसके बेनिफिट्स क्या है ये अपन ने देख लिया। फिर इसको हम लोग जब इवैल्यूएट करते हैं, तो इसको इवैल्यूएट करने के अपने पास अलग अलग मेथड्स है। तो वो मेथड्स बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट आता है अपना क्या, नरेटिव रिकॉर्ड। फर्स्ट क्या आता है, नरेटिव रिकॉर्ड, जो आप इवैल्यूएट कर रहे हो। सेकंड फिर आता है कौन सा, फ्लो चार्ट। सेकंड कौन सा है, फ्लो चार्ट। थर्ड हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, चेकलिस्ट, बराबर। एंड फोर्थ हम लोग बात करते हैं अबाउट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। ये तो बहुत सारों चीजें आपने पढ़ ली होगी, और ये तो मतलब बहुत ही इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। नरेटिव रिकॉर्ड मतलब अपन क्या कहते हैं, इट इज एन एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फाउंड इन प्लेस। नरेटिव, एग्जॉस्टिव, एंड टू एंड, डिटेल्ड, थरो, इलैबोरेटिव, बराबर के नहीं, विस्तार में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेटिव रिकॉर्ड। तो जो इंटरनल कंट्रोल्स के रिकॉर्ड्स है जो डिटेल में दिए गए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नरेटिव रिकॉर्ड। बट उसका ऑपोजिट जो है वो क्या है, फ्लो चार्ट। इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच गिव्स यू द बर्ड्स आई व्यू। तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली अपने को कहां पे फोकस करना है। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, चेकलिस्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। तो चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर की जब हम लोग बात करते हैं, तो दोनों में यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, करेक्ट है ना। दोनों में आपके आंसर आते हैं यस, नो एंड नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट है ना। जहां पे यस मतलब अच्छे कंट्रोल्स होते हैं, नो मतलब बुरे कंट्रोल्स होते हैं। और ये फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, चेकलिस्ट जो है ये ऑडिटर का स्टाफ फिल करता है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर ये मैनेजमेंट का स्टाफ फिल करता है। चेकलिस्ट में कुछ ओमिशंस हो सकते हैं, आईसीक्यू में बिल्कुल भी ओमिशंस नहीं होंगे। चेकलिस्ट ये स्पेसिफिक है, आईसीक्यू ये जनरल है। तो ऐसा उसके अंदर डिफरेंशिएशन दिया गया है आपको, बट कॉमन पॉइंट उसके अंदर क्या है, दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके जवाब जो है वो यस, नो या नॉट एप्लीकेबल में आते हैं। सो ये मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स की इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है नरेटिव रिकॉर्ड आपका, नरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट, करेक्ट एकदम। तो ये उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, करेक्ट है एकदम, यस। तो ये आपको बेसिक सा पार्ट है, ये आपने रीड करना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देन वी टॉक अबाउट आपके इंटरनल कंट्रोल्स। अब स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखते जाना। अब आपके इंटरनल कंट्रोल्स इवैल्यूएट हो गए, बराबर, आपने इवैल्यूएट कर लिया, आपने एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ले लिया आपने, करेक्ट है ना। तो उसके बाद आपने उन इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करना है, अब आपने उन इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करना है, टेस्टिंग। आपने उन इंटरनल कंट्रोल्स का क्या करना है मेरा बच्चा, टेस्टिंग करना है। तो टॉपिक का स्ट्रक्चर समझ मेरा बच्चा।
सो टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या कहा है वापस से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऐसे अगर पढ़ोगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो आपने सबसे पहले लेना है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपने करना है उसको इवैल्यूएट, और फिर आपने उसको क्या करना है, टेस्टिंग। ये वाला मामला तो एकदम ही सिंपल है भाई। अब हम लोग एक्चुअल में कंट्रोल्स को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यहां पे आपको क्या देखना है कि क्या कंट्रोल एक्चुअल में ऑपरेशन में है या नहीं है, वो बात हम लोग को देखनी है कि वेदर कंट्रोल्स एक्चुअली ऑपरेट और नॉट, ये अपने को बात देखनी है। आई बात समझ में आपको? सो वेदर कंट्रोल्स आर एक्चुअली इन ऑपरेशन, तो उसमें हम लोग को क्या देखना है, तो यहां पे टेस्टिंग में हम लोग को देखना है कि एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स अपने को देखना है। क्या देखना है अपने को, एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स, एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स अपने को देखना है, एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक्चुअल ऑपरेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले मेरा बच्चा हम लोग कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस कंट्रोल्स का डिजाइन देखते हैं, और डिजाइन देखने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, बराबर के नहीं, कि वो केपेबल है या नहीं एरर्स एंड फ्रॉड्स को रोकने के लिए। पहले डिजाइन क्यों देखेंगे, क्योंकि अगर डिजाइन ही बेकार है, बराबर, डिजाइन ही अगर बेकार है तो फिर आगे जाके मतलब ही नहीं है। तो इंप्लीमेंटेशन के बजाय अपन क्या देखें यहाँ पे, फिर उसका एक्चुअल ऑपरेशन देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग को क्या देखना है, फर्स्ट हम लोग को देखना है डिजाइन, फिर उसके बाद देखना है अपने को कि क्या कंट्रोल सही में ऑपरेट करते हैं या नहीं। डायरेक्टली आप ये देखोगे कि कंट्रोल्स ऑपरेट करते हैं नहीं करते हैं, मजा नहीं, क्योंकि अगर उसका डिजाइन ही बेकार है तो ऑपरेशन देखने में कोई मतलब ही नहीं बनता है। करेक्ट है ना? तो आप ये कैसे करोगे, तो भाई आपको ये याद होंगे अपने OICAI वाले पॉइंट्स। तो जो इंटरनल कंट्रोल्स को जो सूट करेंगे वो पॉइंट्स आपने देख लेना है यहाँ पे, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड ऑटोमेटिक या कंप्यूटराइज कंट्रोल्स अगर होंगे तो वो अपन ने देखना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरनल कंट्रोल्स को आप टेस्ट कर लोगे, खत्म हो गई बात। क्योंकि भाई वो OICAI क्या था, वो वही तो था ना, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। तो जो जो वहां पे OICAI के पॉइंट्स यहाँ पे फिट होते हैं वो यूज करेंगे हम लोग, जो नहीं होते उनको छोड़ देंगे, क्योंकि वो टेक्निक हम लोग यूज कर ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको पॉइंट याद होगा, फिर हम लोग कहते हैं कि कंट्रोल्स में अपने को क्या देखना है, तो हाउ दे वर अप्लाइड, बाय whom they were applied and consistency with which they were applied। करेक्ट है? और इसमें अगर कहीं डेविएशन मिलता है अपने को तो अपने को क्या करना है, स्पेसिफिक इंक्वायरी करना है। इंटरनल कंट्रोल एंड IT एनवायरनमेंट, ये सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना, या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जब पढ़ाऊंगा आपको तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के साथ ये कवर हो जाएगा। मटेरियलिटी ऑडिट रिस्क ये अपन ऐसे नंबर 320 के साथ ऑलरेडी पढ़ लिए है, ये बेसिक सारा हो चुका है, और ये सारी रिस्क को अपन ने डॉक्यूमेंट करना है। फिर आपको एक छोटू सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं और उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। राइट, ओके। सो ये टेस्टिंग आपको सीक्वेंस समझ में आया क्या? चलिए एक सेकेंड, मैं जरा चैट ऑन करता हूं मैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा आज कैसे एकदम जो जेन्युइन पब्लिक है, जिनको सही में पढ़ना है वो बच्चा यहाँ पे अभी पढ़ेगा, फिर तो एकदम बेस्ट है काम। सो अब यहाँ पे हम लोग चैट ऑन कर दिया हूं मैं, तो आपको पूरा पूरा चैप्टर का फ्लो समझ में आया क्या? इंटेंशन यही है कि आपको वो सारी चीजें रिकॉल भी हो जाए, क्लास में जो पढ़ी थी, या आपने खुद से कभी पढ़ा था, तो आपको अगर स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा उसका तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं मुझे जरा बताइएगा यहाँ पे कि आपको आसानी लग रही है क्या, आपको ये चैप्टर यहां तक समझ में आया क्या? फिर अपना लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचता है वो है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में सिर्फ सेक्शन नंबर 138 अपने को पढ़ना है, बाकी उसके जो फीचर्स क्या है वगैरह वो आप रीड कर सकते हो। तो फिर अपना ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो मैं फिर क्या यहाँ पे एडिट कर देता हूं, चैप्टर 4, यहाँ पे लिखते हैं अपन चैप्टर 4 पार्ट 2, चैप्टर 4 पार्ट 2 कर देंगे इसको अपन, तो आज अपना ये मामला सेट हो जाएगा। सो बताइए आपको कॉन्फिडेंस है क्या इस टॉपिक के ऊपर? बेटा उतना समय अवेलेबल नहीं है नैना कि हम लोग सैंपलिंग कर पाए, डोंट वरी, हम लोग उसको करेंगे परसों, कोई टेंशन नहीं है। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क बेटा नेहा, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क ये सारा जो मामला है ना अपन ने पढ़ा है, क्योंकि देख बेटा ऑडिट रिस्क में अपने को सिर्फ मटेरियल, वो एक बार आप गो थ्रू कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पूरा कॉन्सेप्ट वो पढ़ लिया है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ऐसे 320 में एक बार देख लिया उसको, 315 में देखना, और मटेरियलिटी का डेफिनेशन दिया है पहले उस टॉपिक के अंदर नेहा, अगर आप देखोगे मॉड्यूल खोल के भी, पहले मटेरियलिटी क्या है वो डिफाइन किया है, ऑडिट रिस्क क्या है वो डिफाइन किया है, और ऑडिटर
जो ऑडिट एविडेंस चाहिए उसको वो कैसा चाहिए, उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट चाहिए, और उसके बाद उसको ओपिनियन देना है ट्रू एंड फेयर दैट स्टैंड्स फॉर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर ने मटेरियलेटेड ऑडिट रिस्क के बेसिस पे अपना ऑडिट परफॉर्म करना चाहिए। करेक्ट है एकदम? यस। शिखा जी, यार शेड्यूल तो फिक्स ही कर दिया है मैंने, अल्टरनेट डेज पे ही रखा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ये शाम का टाइम ऐसा होता है जहां पे जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन वाला है ना, तो भाई वो भी अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं कैसे करूंगा? शिखा बताना तू बेटा। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है शाम में आपको पढ़ाने के लिए, ये तो मेरे को एकदम सुपर फन मेरे को लग रहा है कि आई कैन हेल्प यू सो मच। करेक्ट है ना? तो इसके लिए बस, बाकी कुछ नहीं, शेड्यूल तो अपना वैसे भी फिक्स है। करेक्ट है एकदम। ओके, चलिए, सो अब अपन बात करते हैं लास्ट जो आज का पार्ट है अपना, तो अपन बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 138। चलो, सो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट नाउ, बराबर। तो सेक्शन नंबर 138 विच टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। अभी पढ़ाई में मन लगाओ। सो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं सेक्शन नंबर 138 की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। करेक्ट है ना एकदम? राइट। सो सेक्शन नंबर 138 एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये किसे किसे एप्लीकेबल है? तो एकदम सिंपल सा मामला है। सबसे पहले ये एप्लीकेबल है टू द लिस्टेड कंपनी, बराबर, बिना किसी कंडीशन के ये एप्लीकेबल है। सेकंड फिर हम लोग बात करते हैं, इट इज एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। करेक्ट है ना? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग एंड टर्नओवर इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, ग्रेटर देन 100 करोड़, बराबर कि नहीं, एंड टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 करोड़। करेक्ट है ना एकदम? सो यहां पे जब कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, करेक्ट है ना, जिनका डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग, टर्नओवर, इनमें से कोई भी अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा? उन्हें इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको हम लोग याद कैसे करें? इसको हम लोग याद कैसे करें? द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। हम लोग क्या कहते हैं? द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। द पीबीटी, डी, पी, बी, टी, डी डिपॉजिट्स, पी पेड अप शेयर कैपिटल, बी बोरोइंग्स, टी टर्नओवर, गोज ऑन डबलिंग। 25, 50, 100, 200, डबल करते जाओ। 25 को डबल करो 50, 50 को डबल करो 100, 100 को डबल करो 200। खत्म हो गई बात। फिर यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्राइवेट कंपनी। फिर किसकी बात करते हैं अपन? प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी को कब एप्लीकेबल हो जाएगा? तो प्राइवेट कंपनी के लिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ देखना है क्या? प्राइवेट कंपनी के लिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ देखना है क्या? आखिरी के दो कंडीशंस, बोरोइंग्स एंड टर्नओवर। खत्म। खत्म। तो इस हिसाब से सेक्शन नंबर 138 ये इन कंपनीज को एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स, बराबर के नहीं? जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स है उनको हम लोग ऑनगोइंग बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, और मैनेजमेंट को उसके बेसिस पे हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट करते हैं। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? द इंटरनल ऑडिट। और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 138 के हिसाब से इन क्लास ऑफ कंपनीज को इंटरनल ऑडिट ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। करेक्ट एकदम? दैट्स इट। सो ये बात हो गई अपनी सेक्शन नंबर 138 की। तो इसके बेसिस पे अपना ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो मेजर जो पॉइंट्स है, मेजर जो पार्ट है, ये अपन ने फिनिश कर दिया है इसको। करेक्ट है एकदम? परफेक्ट है। सो अभी अपन कल जब मिलेंगे अपन, तो अभी अपना कौन सा चैप्टर, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है भाई? क्या क्या पढ़ लिया है अपन ने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो 5 चैप्टर अपने पूरे पूरे हो चुके हैं। अब बचता है अपना चैप्टर नंबर 6, 7, 8। तो जब अपन परसों मिलेंगे ना, बराबर के नहीं, परसों मिलेंगे तो अपन ऑडिट सैंपलिंग पढ़ेंगे। और अगर ऑडिट सैंपलिंग जल्दी हो जाएगा अगर अपना, तो हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। ठीक है ना? अगर अपना सैंपलिंग हो गया ना, सैंपलिंग इज व्हाट? अपना सैंपलिंग ऐसे नंबर 530 का है। एक बार मैं चेक कर लूं, अगर YouTube पे सैम्पलिंग का रिवीजन अगर होगा, तो भाई आपको सैम्पलिंग का क्लास YouTube पे जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो देख सकते हो उसको। मैं एक बार चेक करता हूं, आपको बताता हूं फिर। ठीक है ना?
एक बार चेक करते हैं अपन। स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 9। भाई अपना तो काम ही हो गया भाई, एकदम मस्त काम हो गया। बताओ ना क्या काम हो गया। भाई खलास। तुम्हें क्या करना है? अरे भैया बहुत मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। आपको रिवीजन करने का है ना। एसे नंबर 530 और एसे नंबर 520, स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 9 देखने का। स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 9 देखने का अपन ने, बराबर के नहीं? फुल कॉन्फिडेंस में बोलो मजा आया कि नहीं। ये सुन के ही एकदम दिल खुश हो गया। स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 9 पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। रेगुलर क्लास में तो अपन उसको पढ़ते हैं अपन, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे क्या हो गया, आप अगर देखोगे तो आपका यहां पे सुनो, ये ऐसे नंबर 520 पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एनालिटिकल प्रोसीजर। और उसके बाद यहां पे आपको दिखेगा ऐसे नंबर 530। तो आपको पूरा इस लेक्चर में आपको 520 और 530 आपको मिल जाएगा। आपको बेस्ट काम हो गया। तो लेक्चर नंबर 9 ध्यान में रखिएगा। तो भाई बस अपना मॉड्यूल नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब अरे भाई क्या गजब, एकदम मजा आ गया। अरे तुमको मालूम है क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ अभी? एकदम बहुत औसम काम हो गया तुम्हारा। मतलब अब तो खलास, मतलब दिल खुश हो गया बे। तुम नहीं समझे। देखो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अपना सैम्पलिंग वाला जो मामला है, अब मैं तुम्हारा सीन कैसे सेट करता हूं देखो। सैम्पलिंग वाला मामला है, एनालिटिकल वाला जो मामला है, ये आपको देखना है स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 9। ध्यान देना एकदम, स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 9। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 1 अपना खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 में अपन आते हैं कहां? कंपनी ऑडिट में आते हैं अपन। कंपनी ऑडिट में अपन आते हैं तो कंपनी ऑडिट में अपना ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कंपनी ऑडिट। सही है एकदम। फिर उसके बाद आते हैं अपन ऑडिट रिपोर्ट पे। तो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर ऐसे 700 सीरीज आपको देखना है, चैप्टर डिट्टो खत्म हो जाएगा आपका। अरे बाय गॉड, रिवीजन तो सुपर हो गया अपना। फिर अब बचता क्या है अपना? बैंक ऑडिट है, बराबर के नहीं? बैंक ऑडिट का, बैंक ऑडिट का मतलब जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एनपीए वाला है। एनपीए वाला लिंक ध्यान से सुनना, एनपीए लिंक मैं शेयर करूंगा। लिंक शेयर्ड ऑन, लिंक आई विल शेयर, लिंक शेयर ऑन इंस्टाग्राम @CA हर्षद। इस पे मैं लिंक शेयर करूंगा फर्स्ट। दूसरा लिंक यहां पे इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में शेयर करूंगा। मैंने लाइव क्लास लिया था एक, मैंने एक लाइव क्लास लिया था एनपीए के ऊपर, बराबर के नहीं? तो वो मैं शेयर कर दूंगा। सो आपको लिंक एक तो मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, लिंक या तो आपको इस कमेंट सेक्शन में मिलेगा आज या तो कल, करेक्ट है ना? अब फिर जो बचता है स्पेशल ऑडिट एंड वाउचिंग वेरिफिकेशन। स्पेशल ऑडिट भाई वो रिवाइज कराने लायक टॉपिक नहीं है। वो क्या है यार, उसमें होटल ऑडिट, सिनेमा ऑडिट, तो वो तुम पढ़ लियो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एलएलपी वाला सेक्शन यूट्यूब पे है ऑलरेडी। बस आपको अभी जो वाउचिंग वेरिफिकेशन पढ़ना है, अनस्टॉपेबल बुक जो है मेरी, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से वो करना है करके। तो भाई बस अपना खलास। तो अब जब अपन परसों मिलेंगे, बराबर के नहीं? जो अपन परसों मिलेंगे, ये ध्यान में ये नोट करना जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, या फोटो खींच के रखना है इसका। जब अपन परसों मिलेंगे, परसों कब मिलेंगे? 13 को मिलेंगे। 13 को मिलेंगे तो अपन वाउचिंग वेरिफिकेशन की बात करेंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन की, वाउचिंग वेरिफिकेशन की बात करेंगे। इसको मैं आपको हिंट दूंगा, आपको मैं इसका आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आपने पढ़ना है वो वाउचिंग वेरिफिकेशन को। करेक्ट है ना एकदम? ठीक है ना? फिर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही 13 को कराऊंगा। फिर आपने पेपर कैसे लिखना है, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, बराबर के नहीं? वो अपन डिस्कस करेंगे 13 को, बराबर के नहीं? सो 13th विल बी व्हाट आर लास्ट डे।
13th विल बी व्हाट आर लास्ट डे। भाई मेजोरिटी सिलेबस तो आपका रिवाइज करा दिया हूं बस, ठीक है ना। सो बेस्ट काम हो गया अपना, ठीक है। सो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 जो आपके लिए एकदम डिफिकल्ट था, आई बिलीव आपका एकदम ये ऑसम काम हो गया होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ना है आपको। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रिवाइज कराऊं आपको? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बताओ, बोलो। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रिवाइज कराऊं क्या आपको, कि पढ़ लोगे? कुछ तो बोलो भाई। अरे शिखा, निपटा नहीं दिया भाई, जो चीजें ऑलरेडी है यूट्यूब पे, तो आपका समय बचेगा ना, तो कल आप उसको देख सकते हो भाई। जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई टेंशन ही नहीं है। और आप क्या करना, आप आपके वो लेक्चर, रिवीजन लेक्चर्स बाय सी हर्षद जाजू, तो आप क्या करना, जैसे जैसे मैंने बोला ना, तो वो लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में आप ऐड करते जाओ, तो आपका एक मस्त प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। शिखा बेटा, निपटा नहीं दिए हम आपको एकदम बहुत ही अच्छा, कम समय में ज्यादा काम करने वाला आपका मामला बताया है। ओके, तो बच्चे बोल रहे यस कर दो सर रिवाइज, तो कोई बात नहीं, हम लोग 13 को लास्ट नहीं रखेंगे फिर। तो प्लान चेंज, प्लान चेंज, और प्लान में चेंज ये आ गया कि 13 को हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। 13 को हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। डन 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 डन, बोल दिया तुमने, कर दिया, ठीक है ना। सो 13 को प्लान चेंज, 13 को अपना मामला है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, करेक्ट है एकदम, यस। बैंक ऑडिट का बोला ना, लिंक देगा मैं आपको। बैंक ऑडिट का एनपीएस से रिलेटेड में लिंक देगा आपको। मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया उसको रे, डिटेल में एकदम, रिवीजन भी नहीं, लाइव क्लास का एकदम पूरा भारी पढ़ाया, एकदम मजा आएगा तुमको, ठीक है ना। ठीक है, ओके। सो दैट्स इट गाइस। तो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। अभी पढ़ना ये आपको, अभी अभी टाइम पास मत करो, अगर एकदम फ्री होंगे तो ये स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 9 कंटिन्यू करो देखना, ठीक है ना। बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करने का अपन ने। कंपनी ऑडिट हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट, फिर आप कल, आपका प्लान बताता हूं शिखा जी, अब आपका शेड्यूल फिक्स कर रहा हूं देखो। तो अभी आपने ये पढ़ो आप, फिर टुमारो यू स्टडी ऐसे नंबर 700 का लेक्चर, 700 सीरीज पढ़ो। फिर उसके बाद बैंक ऑडिट में आपको लिंक दूंगा, तब पढ़ना। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का अपन 13 को पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये अपना कॉन्सेप्ट यहां पे, इतना मेजर पार्ट तो खत्म हो गया है, राइट। अच्छा लगा है तो दुआएं देना भाई, बहुत अच्छा लगता है आपके लिए, इतना अच्छा काम कर रहा हूं, अगर आपको इतना फायदा हो रहा है उसका, तो दुआओं में जरूर याद करना इसको, क्योंकि एक टीचर को ऐसे एनवायरनमेंट में अकेले पढ़ाना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बट मेरे लिए तो बहुत नया है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। ये लो, कनेक्शन भी गया, क्या भाई। कनेक्शन ही गया, देखो ऐसी ऐसी दुविधा होती है। चलो आए क्या, अपन लाइव आ गए क्या? ओके, परफेक्ट। तो मैं ये बता रहा था कि भाई मेरे लिए तो ये है ना, एक ऑल टुगेदर एक नया एनवायरनमेंट है, कि मैं तो आज तक ऐसे खाली बैठ के पढ़ा ही नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज टॉट इन द लाइव क्लास, सो दिस इज समथिंग ऑल टुगेदर न्यू। तो जस्ट इट इज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरे लिए है ये, कि डू समथिंग, कुछ तो भी अलग करना ही था, बट खाली ऑफिस में बैठ के आपको पढ़ाना है। सो बस आपको अगर मजा आया तो भाई जीत गए अपन, तो भाई यही तो चाहते हैं अपन, कि अगर बच्चों को मजा आ जाए और बेनिफिट हो रहा है उनको, तो बस एकदम सही है। थैंक यू वेरी मच अनमोल, थैंक यू यार। बस ऐसे ही आपकी दुआएं बनाए रखना, और जो आपके दोस्त है उनके साथ भी ये लेक्चर्स शेयर करना, उन्हें भी बोलना भाई देख लेना करके, अगर आपका फायदा हुआ है तो प्लीज आप शेयर भी करिएगा उसको,
बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि अगर अच्छा नॉलेज अगर बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, करेक्ट है ना, तो बहुत अच्छा है कि सबका फायदा होगा, है ना। तो प्लीज आप इसे शेयर भी करना इसको, और डजेंट मैटर कि वो मेरे से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, रेगुलर क्लासेस उसने मेरे से लिए नहीं लिए, इट डजेंट मैटर। क्योंकि भाई ऑडिट का कॉन्सेप्ट तो ऑडिट ऑडिट ही है ना, बस हर टीचर का स्टाइल अलग अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। तो बस उसको रिवाइज करना है, तो यू कैन शेयर दिस लेक्चर्स। उसको लगेगा कि ऐसे कंफ्यूजन होगा कि मैंने तो वोट सर से पढ़ा था, वो मैम से पढ़ा था, तो कैसा होगा करके। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर रिवाइज करना है तो सारे टीचर्स ने, इंक्लूडिंग मी, सब टीचर्स सेम ही कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको। बस डिलीवरी स्टाइल हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का तरीका अलग अलग होता है उसको समझाने का। तो डेफिनेटली आप शेयर करिएगा, उनको कहीं भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा कि इससे पढ़ा है या उससे पढ़ा है, करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच मित्रों, धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय नाउ, लव यू। खाना वाना खाओ मस्त है एकदम, और फिर उसके बाद आपको मालूम है आपको स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 9 आपको देखना है। यस, चलो बाय बाय गाइस, सी यू ऑन 13th of June। बाय बाय, टेक केयर।